Hello friends, welcome to this video. This video is about introduction of Indian Constitution. भारतीय संविधान का परिचय। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सो वीडियो शुरू करते हैं। संविधान जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल रूप से मतलब जब संविधान बना था उस वक्त उसके अंदर एक प्रस्तावना यानी कि एक प्रियम्बल, 22 भाग, 395 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ मतलब 8 शेड्यूल्स ये थे। पर अगर हम आज के संविधान की बात करें तो आज हमारे पास है एक प्रियम्बल, 25 पार्ट्स, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ यानी 12 शेड्यूल्स। जो प्रियम्बल है संविधान के उससे सबसे पहले अपने संविधान में अमेरिका ने सम्मिलित किया था। अमेरिका वो पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रियम्बल का इस्तेमाल किया था। हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी जो प्रियम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा बनाए गए एवं संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाए तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमें पता है कि हमारा जो प्रियम्बल है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा था और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था। हमारे प्रियम्बल के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं जिसे हम मौलिक कर्तव्यों को कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे संविधान के भाग 4A में है जिसमें आर्टिकल 51A आता है। तो जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारे संविधान ने USSR से लिया गया है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो हमने कहाँ से लिए गए हैं, तो उसका जवाब है USSR। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो क्वेश्चन होते हैं, जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें USSR का नाम ही नहीं होता। तो अगर कभी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक ड्यूटीज़ है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो हम सबसे पहले चुनेंगे USSR। पर अगर ऑप्शन में USSR है ही नहीं तो उस वक्त हम चुनेंगे जापान, क्योंकि हमने भले ही ये मौलिक कर्तव्य USSR से लिए हैं पर USSR ने इन मौलिक कर्तव्यों को जापान से लिया है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो जब हमने ये लिए थे उसको लेते वक्त जब हमने इसे लिए थे तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड करने के लिए 1976 में। ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे इसे स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। तो स्वर्ण सिंह समिति इन्होंने कुल 8 कर्तव्यों के बारे में हमें बताया था, पर जो हमारी सरकार थी उस वक्त उन्होंने 8 की जगह पे 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया। और अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था, तो उसका जवाब है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और कौन सा मौलिक कर्तव्य है 11वां जिसे हमने जोड़ा था,
तो वो 11वां कर्तव्य ये है कि माता पिता तथा अभिभावक को निर्देश दिया जाता है कि वह बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है। इसका मतलब समझिए कि जो जितने भी पेरेंट है, माता पिता तथा अभिभावक यानी कि गार्डियन जो भी है, उन सबको अपने बच्चों को या जिन्हें वो पाल रहे हैं उन्हें अगर उनकी उम्र 6 से 14 साल है तो उनको कंपलसरी शिक्षा देनी ही होगी। तो इस कर्तव्य को हमारे संविधान में 2002 में जोड़ा गया था। अब अगर हम बात करें हमारे उद्देशिका की, जिसे प्रस्तावना या प्रियम्बल भी कहा जाता है, तो उस प्रस्तावना में कुल 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला भारत की राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में प्रस्तावना में बताया गया है। दूसरा है संविधान में उद्देश्य और उसे कब प्राप्त किया गया, तथा तीसरा और अंतिम भाग है संविधान निर्माण करने वाली संस्था का नाम, जो संविधान जिसने बनाया उसका नाम, तथा संविधान को कब बनाया गया उसकी तारीख का प्रमाण वो प्रस्तावना में दिया गया है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट भाग प्रस्तावना में है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें भारत की राज्य व्यवस्था, तो हमने संविधान की प्रस्तावना सबने देखी होगी। उसमें सबसे पहले लिखा गया है हम, क्वामा भारत के लोग, क्वामा भारत को, मतलब हम तथा हमारे भारत के सारे लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा करते हैं। तो इस प्रस्तावना में ये 5 इम्पॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं। पहला है संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और 5वां गणराज्य। संप्रभु इस शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो संविधान है, उसमें संप्रभुता किन प्रकार की है। तो हमारे पास राजनीतिक संप्रभुता भी है और विधिक तथा कानूनी संप्रभुता भी है। कई बार ऐसा सवाल किया जाता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो कहाँ पाई जाती है। फिर उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 4 कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद तथा जनता। तो उसका सही जवाब है जनता। हमारी जो राजनीतिक संप्रभुता है तो उसके संप्रभु कौन है, जनता है। जिसे हमने यहाँ पे 60 में पढ़ा कि हम भारत के लोग भारत को ये बोल रहे हैं। तो इसलिए राजनीतिक संप्रभुता जो है वो जनता में पाई जाती है। और वहीं हम विधिक तथा कानूनी संप्रभुता की बात करें तो वो संसद में पाई जाती है, क्योंकि संसद ही है वो जो नए नए कानून बनाता है, उसमें पास किए जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में संसद या ऑप्शन ही नहीं होता। उस वक्त अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए कि विधिक तथा कानूनी संप्रभुता किस में पाई जाती है और ऑप्शन में संसद ना हो, तो ऐसे वक्त पर आप प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को चुन सकते हैं। अभी हमने ये 5 शब्द देखे, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य। पर जब संविधान बना था, जब प्रस्तावना बनी थी, उस वक्त उसमें सिर्फ 3 शब्द थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब से लेके तो 1976 तक उद्देशिका में सिर्फ 3 शब्द थे। एक संप्रभु, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा गणराज्य। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें 2 शब्दों को ऐड किया गया। वो 2 शब्द थे समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष। और आज की तारीख में हमारे प्रस्तावना में ये 5 भी शब्द हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य। कई बार एग्ज़ाम में ये सवाल भी आए गए हैं कि इनको सीरियल वाइज लगाएं,
तो आपको ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा कि संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य तथा संप्रभु, इसे ऊपर नीचे करके दिया जा सकता है। तो उस वक्त इसको आपको सही रैंडम में लगाना होगा, सही रेंज में लगाना होगा। हमारा भारतीय समाजवाद जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमिक्स में भरोसा रखता है, और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारा सारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे साम्यवादी समाजवाद तथा राज्याश्रित समाजवाद भी हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद को राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपको प्रिएम्बल याद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये भी कहा जाता है कि आप प्रिएम्बल पढ़ के सुनाएं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे समाजवादी का स्वरूप अगर हम देखें तो समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने 1956-1955 को अवार्डी सत्र में ये प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें मौलिक अधिकार भाग 3 तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो ये हमने अमेरिका से लिया गया है, जिसे भाग 3 में जोड़ा गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वो संविधान के भाग 4 में है, जिसे हमने आयरलैंड से लिया था। अगर समाजवादी स्वरूप की बात करें तो जो समाजवादी स्वरूप है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 15 का खंड 4, आर्टिकल 15 का खंड 5, आर्टिकल 16 का खंड 4, आर्टिकल 16 का खंड 4A, 16 का 4B तथा 16 का खंड 16(5) तथा आर्टिकल 17। इन सब में आपको समाजवादी स्वरूप देखने को मिलेंगे। तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी हमें कुछ समाजवादी स्वरूप देखने को मिल सकते हैं, जैसे आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 45, 46 एंड 47 में। हमारा जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य 1945 में बना था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि हमारा भारत यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था, तो 1945 में बना था। अब जो हमने पहले शब्द देखे थे उसमें लोकतंत्र, इस शब्द का मतलब है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई, जनता के लिए काम करने वाली और जनता की अपनी सरकार जब बनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और वही अगर हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र का अर्थ है कि सत्ता के उच्चतम बिंदु पर आसीन व्यक्ति भी निर्वाचित होना चाहिए, यानी कि चाहे विधायक हो या चाहे राष्ट्रपति, हर कोई निर्वाचित होना चाहिए। भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में अगर कभी हमें कहा जाए कि आप भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बताएं, तो उसमें हमें ये 5 मुद्दे रखने होंगे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा भारत एक लोकतांत्रिक एवं गणराज्य है। इस सवाल के जवाब देते समय हमें इन 5 मुद्दों को रखना होगा। अब संविधान के दूसरा भाग, संविधान के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता पे निर्धारित है। ये संविधान के उद्देश्य हैं। न्याय यानी जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस किस प्रकार का होता है,
तो जस्टिस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रकार के न्याय को भी जस्टिस कहा जाता है। अब जो सामाजिक और आर्थिक जस्टिस हमें कहाँ मिलेगा, तो सामाजिक और आर्थिक जस्टिस हमें हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें देखने को मिलेंगे। तथा अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो वो हमें भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पे हमें देखने को मिलेंगे। जो न्याय है इसकी सुरक्षा फंडामेंटल राइट तथा DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा की जाती है। तथा जो ये न्याय हमारे संविधान में लिया गया है वो हमने जैसे हमारे न्याय में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, इन सब को रूस क्रांति 1917 से लिया गया है। अब दूसरा उद्देश्य जो है वो है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, तो स्वतंत्रता है विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की तथा उपासना की। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सोचने का अधिकार है, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, विश्वास का अधिकार है तथा किसी भी धर्म को पूजने का, मानने का, उसकी उपासना करने का भी अधिकार है। हमारी जो स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। तथा विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता के बारे में हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 में पढ़ सकते हैं। अब अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो उसमें विचार तथा अभिव्यक्ति के बारे में यही शब्द लिखे नहीं होंगे, पर उसका इंटेंशन वही होगा। तथा अगर हम हमारे तीसरे उद्देश्य के बारे में बात करें तो तीसरा है समानता, इक्विटी। तो इक्विटी किस बारे में, तो प्रतिष्ठा की इक्विटी, अवसर की इक्विटी, जो प्रतिष्ठा है समाज में उसे पाने की इक्विटी, समानता, जो हमें आर्टिकल 17 तथा 18 में देखने को मिलेगा। और वही अवसर, उनके बारे में हम आर्टिकल 15 और 16 में पढ़ सकते हैं। अब चौथे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो है बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी। इसे हम आर्टिकल संविधान के भाग 4A में देख सकते हैं। तो बंधुता में क्या क्या है, तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। जो व्यक्ति की गरिमा है उस बारे में हम आर्टिकल 20 से लेकर 22 तक में पढ़ सकते हैं। तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें जो अखंडता ये शब्द है ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया है। जो संविधान के ये 3 उद्देश्य हैं, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता, इन सबको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, 1789 से 1799 तक जो हुई थी। अब हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 की बात करें तो उसमें हमारे संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अब हमारे संविधान के तीसरे पार्ट यानी कि संविधान निर्माण करने वाली संस्था का नाम तथा संविधान बनाने की तारीख का प्रमाण। तो आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 अधिगृहित, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो जो संविधान निर्माण करने वाली संस्था का जो नाम है तो है संविधान सभा, जो 26 जनवरी 1949 को अधिगृहित यानी अडॉप्ट, अधिनियमित यानी इनैक्ट और आत्मार्पित यानी गिव टू अवरसेल्फ, अपने आप को देती है। पर इसको ये भले ही 26 जनवरी 1949 को बना था, परंतु इसको इन्फोर्स यानी इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और अगर आपको किसी ने पूछा कि 26 जनवरी
1950 को ही इसे लागू किया गया था, इसका कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? तो आप कह सकते हैं हाँ। अगर हम आर्टिकल 394 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 394 में ये तारीख लिखी हुई है कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। अब हम आर्टिकल 394 की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो जिस दिन संविधान बनाया गया था उसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, पर कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं। अब हम वो आर्टिकल की बात करें जो संविधान बनाते से ही यानी 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे। तो पहला है यह अनुच्छेद स्वयं, मतलब आर्टिकल 394 खुद उसी दिन से लागू हो गया था। उसके अलावा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये पांचों आर्टिकल किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। हम कोई देश में कानून बना रहे हैं, हमारे संविधान कर रहे हैं, तो वो किस पे लागू होगा? तो नागरिक पे लागू होगा। तो इसके लिए ये आर्टिकल उसी वक्त लागू कर दिए गए थे। उसके अलावा आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ तथा 324 निर्वाचन आयोग, चुनाव करना है तो चुनाव किसके तहत किया जाएगा, उसके लिए निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रपति सबसे पहले चुने जाएंगे। जैसे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे तो उनके लिए राष्ट्रपति की शपथ। उसके अलावा आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 391, 92, 93 तथा 394 ये सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। उसके अलावा जो बाकी के सारे भी आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए थे। अब अगर हम बात करें कि 26 जनवरी ये तारीख ही संविधान को लागू करने के लिए क्यों चुनी गई थी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, और जिसको 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस में मनाया गया। और इसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 394 में आपको मिलेगा। इसीलिए सबसे पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया था। तो यही से प्रेरित होकर 26 जनवरी ये तारीख ली गई। अब अगर हमारा देश वो पहला ऐसा है जहाँ पे 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान दिया गया है, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। और ये 3 स्तरीय प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो की गई थी 73rd और 74th उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, जिसमें एक नए भाग 9वें भाग को तथा एक नई अनुसूची, एक नए शेड्यूल को 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया था, जिसमें जिला, मध्य तथा ग्राम में पंचायतों का जोड़ा गया था और उन सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया था। ठीक उसी की तरह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में एक नया भाग 9A तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिका को भी संवैधानिक मान्यता दी गई थी, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों को जोड़ा गया था। हमारी सेवाओं की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं में आज की तारीख में 3 सेवाएं देखी जाती हैं। पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकेंड है इंडियन वन सेवा, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और थर्ड है भारतीय पुलिस सेवा। अब जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है IAS की, तो उसे 1947 में भारतीय नागरिक सेवा ICS को
IAS में परिवर्तित कर दिया गया था 1947 में। उसी तरह 1963 में IFS को बनाया गया था, जो 1966 से अस्तित्व में आया, तथा भारतीय पुलिस की सेवा को IPS में, इंडियन पुलिस सर्विस में परिवर्तित कर दिया गया था। अब इस प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पूछा गया है वो ये है कि क्या उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब सिर्फ आपको 2 केसेस पे दिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम सिर्फ 2 केसेस पे दे सकते हैं। सबसे पहला केस है इनरी बेरुबारी संघवाद, जो 1960 में आया था। अब इस केस में ये निष्कर्ष लिया गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, तथा संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मर्म को समझने की कुंजी तथा चाबी है। 2017 के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है कि जो ऐसे कौन से केस में ये कहा गया है कि संविधान निर्माताओं जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मर्म को समझने की कुंजी है। तो उसका जवाब था इनरी बेरुबारी संघवाद। अब यहाँ पे जो इनरी शब्द है, ये इनरी शब्द का अर्थ इंग्लिश में इन रेफरेंशिया है, जिसका अर्थ ये है कि सेक्शन 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि अथवा तथ्य के विषय पे सलाह मांगा होगा किसी केस में, तब उस केस के आगे इनरी ये शब्द लग जाता है। दूसरा और सबसे ज़्यादा चर्चित जो केस है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में आया था। इस केस में ऐसा हुआ था कि ये किसी धार्मिक संपत्ति का केस था, जिसमें उस संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।